क्या आप एक ऐसे देश को इमेजिन कर सकते हैं जहां अचानक से सारे एसेंशियल कमोडिटीज जैसे फूड, फ्यूल और मेडिसिन के दाम आसमान को छूने लगे और पेट्रोल और डीजल के शॉर्टेजेस के कारण वहां के लोगों को कई किलोमीटर लाइन में लगना पड़े, इलेक्ट्रिसिटी न होने के कारण वहां 14 से 15 घंटे पावर कट हो और वहां पेपर के शॉर्टेजेस के कारण एग्जाम को कैंसिल करना पड़े और वहां हॉस्पिटल्स में लोगों का इलाज भी ना हो सके। सिचुएशन वहां इतना खराब हो कि वहां के गवर्नमेंट को इमरजेंसी लगाना पड़े। आज की कहानी श्रीलंका की, जो एक ऐसे सिचुएशन से गुजर रहा है जिसे बर्बादी कहते हैं। पर आखिर श्रीलंका इस हालात तक कैसे पहुंचा? श्रीलंका अब तक के अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है, जिसका जिम्मेदार राजपक्षा सरकार में होने वाला करप्शन और इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट है। श्रीलंका के इकोनॉमिक क्राइसिस ने बड़ा रूप तब ले लिया जब वहां के राजपक्षा सरकार ने 2019 के इलेक्शन में टैक्स कट्स अनाउंस किए, जिसके कारण वहां के गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी कम हो गया। और 2020 के कोविड क्राइसिस ने जैसे श्रीलंका के इकोनॉमी की कमर ही तोड़ दी। जब पूरी दुनिया लॉकडाउन के अंदर चले गई, तब श्रीलंका का टूरिज्म सेक्टर और फॉरेन कंट्रीज से मिलने वाला रेमिटेंस बंद हो गया। जो लोग नहीं जानते हैं कि रेमिटेंस क्या होता है, मैं उन्हें बता दूं कि रेमिटेंस वो पैसा होता है जो देश के वर्कर्स दूसरे देशों में काम करके अपने देश भेजते हैं। कोरोना क्राइसिस के कारण श्रीलंका को रेमिटेंस मिलना भी बंद हो गया। श्रीलंकन गवर्नमेंट का डेट मैनेजमेंट भी बहुत इनएप्रोप्रिएट था, जिसके कारण उनका डेट सिर्फ 2 सालों में 60% तक बढ़ गया। अगर हम लेटेस्ट नंबर्स की बात करें तो श्रीलंका के पास अभी सिर्फ 2.3 बिलियन का फॉरेन रिजर्व है। आपको बता दें कि श्रीलंका को $4 बिलियन का डेट चुकाना है। इसमें से $1 बिलियन जो इंटरनेशनल सोवरेन बॉन्ड के द्वारा इशू कराया गया था, उसकी डेट लाइन जुलाई में खत्म हो जाएगी। श्रीलंका ने सबसे ज्यादा कर्ज एशियन डेवलपमेंट बैंक, जापान और चाइना से लिया है। IMF ने 1 महीने पहले श्रीलंका की इकोनॉमी का रिव्यू करते हुए कहा कि उनके पास फॉरेन एक्सचेंज खत्म हो गया है और उनके पास डेट को चुकाने के लिए कोई भी पैसा बाकी नहीं है। पर आखिर श्रीलंका का फॉरेन एक्सचेंज डिक्लाइन क्यों हुआ? श्रीलंका मुख्य रूप से 2 तरीके से फॉरेन मनी कमाता था। पहला एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करना और दूसरा टूरिज्म। कोविड सिचुएशन के कारण वहां की टूरिज्म इंडस्ट्री ठप पड़ गई और वहां का एग्रीकल्चरल सेक्टर ऑर्गेनिक फार्मिंग से बर्बाद हो गया। पर आखिर कैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग से किसी देश का एग्रीकल्चरल सेक्टर बर्बाद हो सकता है? श्रीलंका को ऑर्गेनिक फार्मिंग में लीडर बनाने के लिए वहां की गवर्नमेंट ने दूसरे देशों से फर्टिलाइजर्स और यूरिया अपने देश में इंपोर्ट करना बंद कर दिया। वहां की गवर्नमेंट ने ऑर्गेनिक फार्मिंग को ग्राउंड लेवल पे टेस्ट भी नहीं किया और इस प्रोसेस के इम्प्लीमेंटेशन में बहुत सारे करप्शन के मामले भी सामने आए। ऑर्गेनिक फार्मिंग को श्रीलंका में सही तरीके से इंप्लीमेंट ना कर सकने के कारण वहां के एग्रीकल्चरल सेक्टर में गिरावट आई, वो भी कोविड जैसे क्राइसिस के बीच, जिसने वहां के इकोनॉमिक कंडीशन को और बदतर बना दिया। जब श्रीलंका की इकोनॉमिक क्राइसिस की बात हो और चाइनीज लोन्स का जिक्र ना हो, ये कैसे हो सकता है? श्रीलंका की GDP चाइनीज लोन्स के नीचे दब चुकी है। श्रीलंका चाइना के साथ मिलके वर्ल्ड क्लास पोर्ट सिटी बनाने वाला था, जो रिन्यूएबल एनर्जी पे ऑपरेट करती, जहां बिजनेस और इकोनॉमिक जोन्स होते और टूरिस्ट एरिया भी होता, जिससे श्रीलंका की इकोनॉमी को बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते। पर प्रोजेक्ट ने फायदा तो कुछ नहीं दिया, बल्कि देश को कंगाल कर दिया। श्रीलंका चाइनीज लोन्स को चुकाने में फेल हो गया, जिसके कारण उनका हम्बनटोटा पोर्ट चाइना के पास 99 साल के लिए चला गया। चाइना यूं तो हम्बनटोटा पोर्ट को सिर्फ इकोनॉमिक पर्पसेस के लिए यूज करना चाहता है, ऐसा कहता है, पर किसे मालूम कि भविष्य में चाइना अपना मिलिट्री बेस भी वहां सेटअप कर दे। श्रीलंका ने अब इन लोन्स को भरने के लिए फिर से कर्ज लेना शुरू कर दिया है। श्रीलंका के पास पहले से $5 बिलियन चीन का कर्ज है और वो अभी और लोन लेने में लगा है। श्रीलंका का 80% रेवेन्यू इस साल सिर्फ कर्ज चुकाने में चला गया। श्रीलंका की सिचुएशन इतनी खराब है कि कई लोग देश छोड़ के भारत में शरण ले रहे हैं। भारत ने श्रीलंका की मदद के लिए $1 बिलियन का क्रेडिट अनाउंस किया, जो उन्हें फूड और मेडिसिन खरीदने में मदद करेगा। इसके अलावा भी पिछले साल भारत ने $500 मिलियन का क्रेडिट श्रीलंका को पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए दिए थे। पर इन सब के बीच चाइना ने श्रीलंका की और भी समस्याएं बढ़ा दी। श्रीलंका ने जब चाइना से कर्ज के रिस्ट्रक्चरिंग में मदद मांगी, तब चाइना ने साफ मना कर दिया। जब भारत ने श्रीलंका को आर्थिक सहायता दी, उसके कुछ ही दिन बाद श्रीलंका ने फिर से 2.5 बिलियन का कर्ज चीन से ले लिया। इससे पता चलता है कि श्रीलंका की सरकार चीन की ओर कितनी झुकी हुई है। पर श्रीलंका के लोगों के बीच चीन के प्रति बहुत गुस्सा है। श्रीलंका ने चल रहे कई और चाइनीज प्रोजेक्ट्स श्रीलंका को कर्ज के जाल में फेंक सकते हैं। पिछले महीने हम्बनटोटा के पास एक इंडस्ट्रियल टाउन के प्रोजेक्ट के खिलाफ वहां के लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, जिन्हें यह डर है कि आने वाले समय में यह चाइनीज कॉलोनी न बन जाए। भारत श्रीलंका के लिए एक डिपेंडेबल पार्टनर बन के सामने आया है। अगर श्रीलंका में ये क्राइसिस ऐसे ही चलता रहा
तो आने वाले समय में और भी लोग श्रीलंका से भारत में पलायन करेंगे और यहाँ शरण लेंगे, और चीन अपनी मिलिट्री बेस श्रीलंका में ऐसे ही सेटअप करते रहेगा जिससे भारत को खतरा है। तो क्या आपको लगता है कि चाइना फ्यूचर में श्रीलंका को कब्जा करके पूरी तरह से कॉलोनी बनाएगा? आप अपने थॉट्स हमें कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें।